मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट के लिए। देखिएगा, डॉपलर इफेक्ट में 2 पॉइंट मैंने बताए थे। जब आपका ऑब्जर्वर आपका स्टडी पोजीशन में है, स्टेसी पोजीशन में है और सोर्स आपका मूवमेंट में है। और सेकेंड बताया था सोर्स आपका मूवमेंट में है, स्टेसी पोजीशन में है और ऑब्जर्वर मूवमेंट में है। अब थर्ड केस है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर एंड सोर्स, यानी स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान है। तब देखिए देखिएगा सोर्स और यानी कि ऑब्जर्वर दोनों ही मोशन में है। और जो साउंड का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि की दिशा जो होती है स्रोत से हमेशा श्रोता की ओर होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमेशा स्रोत से क्या होगी, श्रोता की ओर होगी। दूसरी बात देखिएगा, अब ये इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो n है। इसके मूवमेंट के ड्यू टू इसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होगा वो इसके लिए आपका क्या होगा, रियल फ्रीक्वेंसी का एज ए रियल फ्रीक्वेंसी वर्क करेगा। यानी इसकी स्रोत की गति के कारण, जो स्रोत की गति के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा वो श्रोता के लिए वास्तविक आवृत्ति का कार्य करेगा। तो देखिएगा ये इससे दूर जा रहा है तो n1 = n × v/v माइनस क्या होगा, vs। अब ये इसकी साइड में जा रहा है तो n डैश = n × v माइनस v0/v। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा n1 की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। n डैश = n1 ये आएगा n × v/v माइनस vs × v माइनस v0/v। v to v कैंसिल, तो n डैश = n × v माइनस v0/v माइनस vs। तो ये आ गया आपके पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर बोथ आर इन मोशन, यानी स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान हैं। तो उस अवस्था में आवृत्ति में परिवर्तन का फार्मूला आपके पास आ गया। तो देखिए, मान लीजिए स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान हैं और ध्वनि की दिशा हमेशा स्रोत से क्या होती है, श्रोता की ओर होती है। तो डायरेक्शन ऑफ साउंड ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब इसके मोशन के ड्यू टू जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा वो ऑब्जर्वर के लिए ऐसे रियल फ्रीक्वेंसी वर्क करेगा। तो देखिए, यानी कि इसकी गति के कारण आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन इसके लिए वास्तविक आवृत्ति कार्य करेगा और उसकी गति का जो परिवर्तन होगा, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 2 बार चेंज होगा, यानी कि आवृत्ति में 2 बार परिवर्तन होगा। एक स्रोत की गति के कारण, दूसरा श्रोता की गति के कारण। और श्रोता की गति के कारण जो परिवर्तन होगा वो स्रोत के लिए वास्तविक आवृत्ति का कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए n डैश = n × v/v माइनस vs, इससे दूर जा रहा है, ये साइड में जा रहा है। तो n डैश = n1 × v माइनस v0/v। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट समीकरण 1 से n1 का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको फार्मूला आएगा n डैश = n × v माइनस v0/v माइनस क्या होगा, vs आएगा। अब कुछ पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल के लिए कुछ पॉइंट समझिएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। कैसे समझेंगे, फार्मूला तो इसमें यही यूज होगा बेटा, n डैश = n × v माइनस v0/v माइनस vs। ये फार्मूला ही यूज होगा। n डैश एपेरियन फ्रीक्वेंसी, n नेचुरल या रियल फ्रीक्वेंसी, v स्पीड ऑफ साउंड, v0 स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, vs स्पीड ऑफ सोर्स। n डैश आभासी आवृत्ति है, n जो है वास्तविक आवृत्ति है, v ध्वनि की चाल है, v0 आपकी श्रोता की चाल है, vs क्या है, स्रोत की चाल है।
अब देखिए इसके न्यूमेरिकल के लिए 3 पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट ये है डायरेक्शन ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड सोर्स टू ऑब्जर्वर, यानी स्रोत से श्रोता की ओर होता है। ध्वनि की दिशा सदैव स्रोत से श्रोता की ओर होगी। नंबर 2, स्रोत या श्रोता जो भी स्थिर होगा, स्रोत या श्रोता जो भी स्थिर होगा, यानी ऑब्जर्वर या सोर्स जो भी आपका स्टेशनरी पोजीशन में होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। जो भी आपका स्टेशनरी पोजीशन में होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। थर्ड पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा कि स्रोत और श्रोता जो भी ध्वनि की दिशा के विपरीत चलेगा, स्रोत या श्रोता जो भी ध्वनि की दिशा के विपरीत चलेगा उसका वेग ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए ध्वनि की दिशा ये है और ऑब्जर्वर इस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? v नॉट इक्वल टू माइनस v नॉट। और मान लीजिए ये ध्वनि की दिशा है और स्रोत इस ध्वनि की दिशा की क्या है? विपरीत जा रहा है, तो यहाँ पर vs इक्वल टू क्या होगा? माइनस vs। यानी जो भी ध्वनि की दिशा के विपरीत चलेगा, यानी जो भी सोर्स और ऑब्जर्वर मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द साउंड एंड इन नेगेटिव, इस वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। और फार्मूले में रखने पर वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला पॉइंट ये है ध्वनि की दिशा सदैव स्रोत से श्रोता की ओर होगी। स्रोत या श्रोता जो भी स्थिर होगा उसका वेग 0 होगा, और जो भी ध्वनि की दिशा के विपरीत चलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? निगेटिव होगी, और वो फार्मूले में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो ये थे न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूले। डॉपलर साउंड का डॉपलर इफेक्ट, यानी कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, किस सिचुएशन में लागू नहीं होता है, ये हम बताएंगे आपको। अगर स्रोत और श्रोता दोनों स्थिर हैं तो ध्वनि का डॉपलर लागू नहीं होगा। नंबर 2, अगर स्रोत या श्रोता किसी की भी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होगी तो वहां पर डॉपलर का प्रभाव लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है जब स्रोत और श्रोता एक ही वेग से एक ही दिशा में चल रहे हों तो वहां पर डॉपलर का प्रभाव लागू नहीं होगा। When observer and source in stationary position, Doppler effect no follow, यानी फॉलो नहीं होगा। अगर आपका क्या कहते हैं स्पीड ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, देन डॉपलर इफेक्ट नो इफेक्टेड, उस पर डॉपलर फॉलो नहीं होगा। व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी और स्पीड, देन डॉपलर इफेक्ट नो फॉलो, यानी उस कंडीशन में डॉपलर इफेक्ट फॉलो नहीं होगा। तो मैंने 2 टर्मों में आपको बताया कि डॉपलर का इफेक्ट ऑफ साउंड, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, यानी डॉपलर के ध्वनि का प्रभाव बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे आपको ध्वनि के डॉपलर प्रभाव के बाद डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। थैंक यू बेटा।